हेलो एवरीवन। आई होप योर प्रिपरेशन मस्ट हैव बीन गोइंग वेरी वेल। और आप अभी देख रहे हैं एजुकेट भारत चैनल और मैं हूं सुप्रभात। आज के वीडियो में हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे और वो एस्पेक्ट होगा हमारा ऑप्शनल को कैसे हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं बीपीएससी में। तो आप सभी को पता है कि 67th बीपीएससी के बाद मतलब 68, 69 और 70th बीपीएससी जो अभी तक का मेंस एग्जाम हुआ है, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। मतलब मिनिमम 40 मार्क्स यदि आप जनरल मेल यूआर कैटेगरी में आते हैं तो आपको लाना है, और डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कैटेगरीज ये मार्क्स जो है वो और भी कम है। तो क्योंकि ये क्वालिफाइंग हो गया है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक एरिया ये भी है कि 68th, 69th और 70th बीपीएससी के यदि पास्ट क्वेश्चन पैटर्न को हम लोग एनालिसिस करें, चाहे वो ऑप्शनल का हो चाहे वो मेंस के अलग अलग जीएस पेपर और एसए का पेपर हो, तो हम देखते हैं कि उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे रेज होते जा रही है। तो दैट्स वाई वी हैव कम विथ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। एंशियंट से कितना पार्ट जो है वो हिस्ट्री का पूछा गया है, मिडिएवल में कितना पार्ट जो है वो पूछा गया है, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री से कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे गए हैं। हम लोग ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स आप यदि कवर कर लेते हैं तो आप इजीली जो कट ऑफ 40 मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, उसको आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपको बुक्स फॉलो करने हैं। यूट्यूब चैनल यदि आपको कोई फॉलो करना है तो वो कौन सा फॉलो करना है, और यदि आपको गूगल पर कुछ सर्च करना है या एआई टूल्स का यूज़ करना है इस हिस्ट्री को क्वालिफाई करने के लिए अपने मेंस में, तो इसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और इस प्रकार का और भी कई सारे वीडियोस जो है वो एजुकेट भारत चैनल पे ऑलरेडी है, जिसको आप जो है वो स्क्रॉल करके अपने मेंस के प्रिपरेशन के लिए जो है वो निश्चित ही जरूर से जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ऑप्शनल बीपीएससी से रिलेटेड जो हमारा एस्पेक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करना। तो देखिए, सबसे पहले एक ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं। जो लोग पहली बार मेंस दे रहे हैं उनको ये बात पता होगा कि आपका एक ऑप्शनल जो है वो अब आपको सिलेक्ट करना है, और जिन लोगों ने पहले मेंस लिख रखा होगा उनको भी ये बात पता है कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मिनिमम आपको 40 मार्क्स लाने हैं 100 क्वेश्चंस में से। ये बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 67th बीपीएससी तक हमेशा से बीपीएससी के ऊपर ये एलिगेशन लगते रहा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो चेकर है या फिर मार्किंग पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिलता है। जहां साइंस स्ट्रीम वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जबकि ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स में जो है वो मार्क्स नहीं उठता है ज़्यादा। तो इसीलिए ऑप्शनल को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ जो है वो अब आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो टेस्ट किया जाता है। और इसके अलावा दूसरा पेपर ए से जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ये आप लोगों को भी पता है। तो इसीलिए हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना चाहिए जिस किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को यदि हम लोग पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग। और ये जो ऑप्शनल का सिलेबस है, यदि आप लोग बीपीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको एक डिटेल्ड सिलेबस किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है वो दिखता है आपको। तो क्योंकि ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है तो अब क्या हो रहा है कि लोग सिलेबस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सिलेबस जो है वो अभी भी रेलेवेंट है। और बीपीएससी के ऑप्शनल के क्वेश्चंस में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं सिलेबस के ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग स्ट्रेटजी क्या फॉलो करेंगे इस वीडियो में, उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहले सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो कैसे कैसे पूछे गए हैं। एंशियंट से 68th में कितना प्रश्न आया, 69th में कितना प्रश्न आया। यदि हम लोग बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है स्टूडेंट्स को, तो उसमें जो है वो कितना हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने की आवश्यकता है और कहाँ से पढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपको यहाँ पर एक गूगल सर्च करके भी दिखाऊंगा कि आप कहाँ से उन टॉपिक्स को जो है वो कवर कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि यदि सपोज कीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री है तो उसमें हमें कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने की आवश्यकता है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं या पूछे जाने की जो है वो एक तरह से ट्रेंड है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन से मटेरियल्स, बुक्स और कौन से क्वेश्चन बैंक आपको जो है वो फॉलो करने हैं
अपने ऑप्शनल के प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर और रिलेवेंट बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डेप्थ में अब एनालिसिस। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल जो है वो यहाँ पर बनाया है, जिसमें मैंने 68th बीपीएससी, 69th और 70th बीपीएससी को जो उनके क्वेश्चन पेपर को, हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर को मैंने डेप्थ में एनालिसिस किया और एक चार्ट जो है वो प्रिपेयर करने का प्रयास किया आप लोगों के लिए। यदि आप देखें तो एंशियंट में जो 68th बीपीएससी है उसमें कुल 24 प्रश्न पूछे गए, जबकि 69th बीपीएससी में 25 प्रश्न और 70वीं बीपीएससी में जो है वो लगभग 20 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। मेडिएवल जो है वो एक तरह से हम लोग देखते हैं तो ये हीरो जो है वो हमारे ऑप्शनल पेपर का देखा जा रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किसी भी ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो किससे पूछे गए हैं, तो मेडिएवल से पूछे गए। तो 68th बीपीएससी में 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 69th बीपीएससी में 30 और 70th बीपीएससी में भी जो है वो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार यदि हम लोग मॉडर्न की बात करें तो 69th बीपीएससी में जो है वो सबसे ज्यादा 30 प्रश्न मॉडर्न से पूछे गए थे, जबकि ये 70th बीपीएससी तक आते आते फिर 25 हो गए। और वर्ल्ड हिस्ट्री की यदि हम लोग बात करें तो हमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर 70वीं बीपीएससी में इस बार 25 क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए। तो ये कुछ क्वेश्चन का जो है वो एनालिसिस है कि एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न कितने कितने प्रश्न जो है वो किससे पूछे गए हैं। और एक और बात इससे क्या पता चलती है कि कौन से टॉपिक्स को यदि हम लोग और अच्छे से कवर कर लें तो जो 40 प्रश्न मिनिमम हमें सही करके आने हैं उसमें हमें और ज्यादा जो है वो मदद मिलेगी। तो यहां पर यदि आप देखें तो मेडिएवल और वर्ल्ड को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो 27 + 24 जो है वो आपका कितना हो जाता है, 51। उसी प्रकार 30 और 15 यदि हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाता है आपका, 45। उसी प्रकार 30 और 25 यदि हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाता है आपका, 55। मतलब किसी भी दिन यदि मेडिएवल और वर्ल्ड हिस्ट्री को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं स्पेसिफिकली बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न में कई सारे एस्पेक्ट्स पे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे किंग्स एंड किंगडम्स हो, चाहे जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, बुक्स एंड ऑथर्स हो। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे पास कुछ बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, 5 से 6 टॉपिक, उसको ही यदि हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी इस प्रकार से बना सकते हैं। हो सकता है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में दिक्कत हो तो आप एंशियंट और मॉडर्न कर लीजिए, मेडिएवल और एंशियंट कर लीजिए। कोई भी 2 पार्ट यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रिमेनिंग पार्ट यदि आपका थोड़ा एवरेज भी है तो आप आसानी से 40 नंबर के जो हमारा थ्रेशोल्ड है उस कट ऑफ को आप आसानी से पार कर सकते हैं। अब एक एनालिसिस हम लोग इसका करते हैं। सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट फैक्टर हमको पूरे इस एनालिसिस में देखने को मिलता है वो क्या है, तो आपका मेडिएवल हिस्ट्री, जहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो किसी भी साल आप देखेंगे तो पूछे गए हैं। 68th में 27 क्वेश्चन पूछे गए, 69th में 30 क्वेश्चन पूछे गए, 70th में 30 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप पूरे चार्ट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट पार्ट जो है वो कौन सा है, मेडिएवल हिस्ट्री। यदि हम लोग 68, 69 और 70th बीपीएससी के ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि क्वेश्चंस का सफलिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सफलिंग तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो पैटर्न है और स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन है उसका भी हमें सफलिंग जो है वो देखने को मिलता है। तो पहले 68th बीपीएससी में जब ये प्रश्न पूछे गए थे तो उस समय ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कैसे थे, तो फैक्चुअल नेचर के थे। लेकिन 70th बीपीएससी तक आते आते ये क्वेश्चन थोड़े से डेप्थ नॉलेज में जो है वो जाना स्टार्ट हो गए। तो अब हमें फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स और डेप्थ नॉलेज भी जो है वो हमें कई सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो जानने की आवश्यकता है। तो अब हम सभी कुछ का डेप्थ नॉलेज तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास GS1 कंप्लीट करना है, आपको GS2 कंप्लीट करना है, आपको ऐसे जो है वो प्रैक्टिस करना है ना, आपको हिंदी पढ़ना है। तो इन सारे चीजों के मद्देनजर हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को कमांड कर लेंगे, जिससे चांसेस और प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है PYQs को देखते हुए कि उन्हीं से प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो बिहार हिस्ट्री से भी रिलेटेड जो है वो पूछा गया है, और इस बिहार हिस्ट्री को इंटीग्रेट कर दिया गया है अलग अलग सेक्शन के साथ, एंशिएंट के साथ, मॉडर्न के साथ, मेडिएवल के साथ, इनके साथ जो है वो इंटीग्रेट करके पूछा गया है। अब यदि हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करें कि कितने प्रश्न जो है वो साधारण थे और कितने प्रश्न ऐसे थे जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, तो अभी भी 65 से 70% क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें
आपको सिर्फ डेटा, फैक्ट्स और इवेंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन सिंपल थे और ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन थे। मतलब आपने जो पढ़ा है उसको आप ऑप्शंस को देखकर आसानी से रिकॉल पर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसके ऊपर ये बेस्ड था। एग्जाम्पल जैसे कौन, है ना, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ये सब जो है कुछ इवेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना, किंगडम्स रिलेटेड क्वेश्चंस, इस प्रकार से जो है वो प्रश्न आपसे पूछे गए। आप यदि पीवाईक्यू देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी जो है वो आपको मिलेगी। सिर्फ 30 से 35% प्रश्न ऐसे थे जिसमें एनालिटिकल या इवैल्यूएटिव माइंड्स जो है वो चाहिए, जिसको हम लोग हॉट्स या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में क्या पूछा गया, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो पूछ दिया गया आपसे कि 4 अलग अलग वॉर दे दिए गए और उन वॉर को बोला गया कि आप क्रोनोलॉजी में क्या कीजिए, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। कुछ मैचिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैच द फॉलोइंग या कॉलम्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए गए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के और उनके काम क्या हैं वो दूसरे कॉलम में दे दिए गए और आपसे बोला गया कि मैच करें। दूसरा, बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे थे, पिछले 68th और 69th में तो बेहद कम थे, 70th में थोड़ा सा ये और ज्यादा देखने को मिला, जिसमें एक से अधिक ऑप्शन वाले आपसे प्रश्न जो है वो पूछे गए। 1 2 3, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3, इस प्रकार से प्रश्न, या फिर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन ऑफ दीज, इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे गए। तो आप देखेंगे कि यदि आप डिसेंटली, जो मैं आज आपको टॉपिक्स बताऊंगा उस टॉपिक्स को यदि आप डिसेंटली कवर कर लेते हैं और जो मैं आपको सोर्स बताऊंगा उन सोर्स से, तो 65 से 70% प्रश्न आप जो है वो आसानी से टैकल कर पाएंगे। और इतना बहुत ज्यादा है आपको अपने हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर रहा है वो आपका क्या रहा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत कम टॉपिक्स हैं, 5 से 6 या 7 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही आपके मोर देन 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब आप कम पढ़ेंगे और आपको ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो वहां से आपको सॉल्व करने में, देखने में जो है वो मिलेगा आपको। तो यदि 40 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का आता है, जिसमें से सपोज कीजिए कि मैंने 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो अब सपोज कीजिए कि आपको एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न तीनों मिलाकर सिर्फ और रिमेनिंग 20 क्वेश्चन जो है वो आपको एक तरह से सही करने हैं, जो कि आप आसानी से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं डायरेक्टली। जैसे हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो उसमें कई सारे टर्म्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जैसे समाहर्ता, संग्रहिती, रजबा, उलुग खानी, ये सब क्या है, तो कुछ टर्म्स हैं जिसका जो है वो हमें चर्चा देखने को मिलता है। और इस टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, जैसे रजबा और उलुग खानी क्या है ना, 70th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। कैनाल है, टैक्सेशन सिस्टम है ना, यदि कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड है, नन ऑफ दीज, है ना, इस प्रकार से यदि आपको जो है वो 4 ऑप्शंस दे दिए गए, तो हमें टर्मिनोलॉजी के ऊपर भी जो है वो एक बार कमांड जो है वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और फाइनली कुछ कॉज इफेक्ट एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो दोनों चीज को टेस्ट करता है, आपके कॉन्सेप्ट को भी टेस्ट करता है और आप फैक्चुअली कितना हिस्ट्री में अपने आप को सहज या करेक्ट पाते हैं उसको भी जो है ये टेस्ट करता है। तो बेसिकली ये एनालिसिस है जिसमें आप देखेंगे कि 75 से 60, 65 से 70% क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं यदि आप एक डिसेंट लेवल पर आपने प्रिपरेशन किया है। तो आगे चलते हैं। अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताना चाहता हूं और इसके बाद हम लोग उन बुक्स में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करें अपने इस हिस्ट्री के प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 जो है उसको अचीव करने के लिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि जब भी हम लोग प्रीलिम्स बेस्ड तैयारी करते हैं बीपीएससी के लिए, या हम लोग वन डे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो एक फेमस बुक है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज अनअवॉइडेबल। और वो कौन सी बुक है, तो आपकी लूसेंट की किताब है। लूसेंट की किताब से आपको हिस्ट्री जो है वो पढ़ लेना है और स्पेसिफिकली उससे वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आप कवर कर सकते हैं। यदि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको वहां पर लेंदी लग रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो मैं अभी कुछ और मेथड्स आपको बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए, उससे भी जो है वो आप टॉपिक बेस्ड वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन लूसेंट जो है वो आपको कम से कम 1 से 2 बार, मिनिमम मान के चलिए 2 बार जो है वो आपको अपने एग्जाम से पहले पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हमें एनसीईआरटीज को कवर करना है। एनसीईआरटी आप या तो फिजिकल किताब पढ़ लीजिए या तो एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड करिए और अलग अलग क्लासेस के कुछ अलग अलग टॉपिक्स को जो है वो आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है
कि आप एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्ट है, जैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी में इजीली अवेलेबली जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, आप उससे वहां से कवर कर लीजिए। उसी प्रकार यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि यदि 25 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आ रहे हैं तो मैं एक भी क्वेश्चन ना छोड़ूं, तो आप 9th और 10th के वर्ल्ड हिस्ट्री के जो है वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के रीडिंग कर सकते हैं। वो टॉपिक्स मैं अभी आपको नीचे बताने वाला हूं। उसके अलावा आप हिस्टोरियोग्राफी जो है वो कर सकते हैं। हिस्टोरियोग्राफी में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे हिस्टोरियंस आए, उनका अलग अलग फेमस स्टेटमेंट है, कुछ कोट्स है, कुछ फिलॉसफी है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछ दिए जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि है ना, जो है वो एडम स्मिथ थे, उन्होंने किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री के इंसिडेंट के बारे में क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, है ना, हैरी एरिक स्टोक्स ने क्या बोला, इस प्रकार से प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इसमें एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूट्यूब वीडियोस में आप क्या कर सकते हैं वो मैं भी आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे आपको क्या करना है कि जो यूजीसी नेट के लिए हिस्टोरियोग्राफी पढ़ाया जाता है अलग अलग चैनल्स पर, आप उनका एक कंप्लीट वीडियो, 1 आवर से ज्यादा का वो वीडियो नहीं है, वो आप देख लीजिए 2 से 3 बार, तो वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे टेक्स्ट बुक एक चैनल है ना, उस उन्होंने जो है वो 1 घंटे 53-54 मिनट्स का उनका एक वीडियो है। उस वीडियो में उन्होंने कंप्लीट हिस्टोरियोग्राफी को जो है वो कवर कर दिया है, अलग अलग हिस्टोरियंस के क्या पर्सपेक्टिव्स थे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो है वो उनको डील कर दिया है। तो आप इसको देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि उससे आपका काम जो है वो बन जाएगा। और लास्टली, इतना पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही करने हैं, 68th के, 69th के और 70th बीपीएससी के, और साथ ही साथ घटना चक्र की जो किताब आती है उसको आप हिस्ट्री स्पेसिफिक जो है वो आप प्रैक्टिस कर जाइए क्वेश्चंस को। तो यदि आप इतने इंपॉर्टेंट बुक्स को फॉलो कर लेते हैं रिलीजियसली, और जो मैं नीचे अब टॉपिक्स बताऊंगा उनको इन बुक्स के थ्रू जो है वो टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है वो किसी भी दिन 60+ आराम से जो है वो स्कोर करके आ सकते हैं, और आप आराम से जो है वो हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैंने एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें भी स्पेसिफिक कौन कौन से एस्पेक्ट्स और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने स्टडी किया है 68, 69 और 70th बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर को इवेलुएट करके, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसीलिए प्लीज इन सब टॉपिक्स को, ऊपर जो मैंने आपको रिसोर्सेस बोले हैं, उन रिसोर्सेस के माध्यम से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आसानी से जो है वो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 नहीं, आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 60 to 65 जो है वो आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे प्री हिस्ट्रिक पीरियड और आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन से किस किस एस्पेक्ट से पूछे गए थे, तो उसमें कार्बन डेटिंग से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो आईवीसी के हैं उससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो आप इसको जो है वो अपने, चाहे आप एनसीईआरटी से करना चाहें, चाहे आप लूसेंट से करना चाहें, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप लूसेंट से कर लें, वो उसमें क्रिस्पली जो है वो दिया हुआ है, आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं होगा, आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली वैदिक और महाजनपद की यदि बात करें, तो आप वैदिक सिविलाइजेशन में क्या क्या बेसिक फीचर्स थे वो देख लीजिए, ज्योग्राफी उनका देख लीजिए कि अंग जो है वो कहाँ था, मगध कहाँ था, है ना, चंपा कौन से प्रेजेंट एरिया में था। एक टेबल जो है वो आपको दिखा होगा एनसीईआरटी या फिर जब आप लूसेंट पढ़ते हैं उसमें, कि चंपा जो है वो प्रेजेंट डे भागलपुर का एरिया कहलाता है, मगध जो है वो कहाँ पे था, है ना। इस प्रकार से आप अलग अलग एरियाज को, स्पेसिफिकली बिहार से जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। रिलीजियस मूवमेंट में हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है किसके बारे में, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में, क्योंकि ये बिहार से भी रिलेटेड है, और बिहार जो है वो एक तरह से इनका ओरिजिन पॉइंट माना जाता है जैनिज्म और बुद्धिज्म का। तो इससे रिलेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। जैसे 70th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओनली फीमेल तीर्थंकर जो है वो कौन थी जैनिज्म में, जैनिज्म सेक्ट में, तो उसका डायरेक्ट आंसर जो है वो ये लूसेंट से क्वेश्चन है, और मल्लीनाथ जो है वो इसके आंसर हो जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो है वो आपका इसकी उसी प्रकार से जो आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध के कॉन्टेम्प्ररी निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है वो रूलर्स थे, तो ये भी आपका डायरेक्ट लूसेंट से जो है वो क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जैसे जैनिज्म में भगवती सूत्र क्या है ना, अनुव्रत किसको बोलते हैं, बुद्धिज्म में अश्वघोष का क्या कंट्रीब्यूशन है, बोध गया कहाँ पे है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारे फीचर्स को जो है वो एक तरह से आपको कवर कर लेना है। यदि हम इंपीरियल इंडिया की बात करें तो इसमें आपको मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेना है।
अब एक बात आप समझिए, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, आप बीपीएससी में कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सीसीई आप दे रहे हैं, तो इसमें आप यदि क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पोस्ट किए जाएंगे। तो वहां पर डेट्स, रूलर्स के नाम, इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज है या नहीं है, और उस नॉलेज को आप अभी इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं, किसी भी डायनेस्टी से रिलेटेड, किसी भी किंगडम से रिलेटेड, उसमें रूलर्स के ऊपर फोकस ना करके, वॉर के ऊपर में ज्यादा फोकस ना करके, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को जो है वो बहुत ज्यादा एक तरह से फोकस किया गया है। तो आप मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एंशियंट इंडिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिए, उसका टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, और कौन कौन से ऑफिसर्स जो है वो उनका काम क्या था, उन ऑफिसर्स का नाम क्या था, ये सब सारा आपको देखना है। सिमिलरली गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको देखना है, और गुप्ता के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट आपको देखना है, स्पेसिफिकली समुद्रगुप्त के दृष्टिकोण से, क्योंकि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और समुद्रगुप्त ने कई सारे जो है वो एक तरह से वॉर एंड एक्सपीडिशंस किए थे, तो इनके एक्सपीडिशंस को जो है वो आपको देख लेना है। तो एंशियंट हिस्ट्री में यदि आप इतना देख लेते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड टॉपिक, और आईबीसी, तो यदि ये 4 से 5 टॉपिक आप अच्छे से देख लेते हैं, तो एंशियंट से आपका जो 15 से 20 या 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपका आसानी से जो है वो आप कवर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री आपको पता है कि सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है, सल्तनत काल से, और यहां पर भी, इस काल में भी आपको सल्तनत किंगडम में कौन से राजा हुए, कौन खलीफा हुए, ये सब आपको नहीं याद रखना है। आपको याद क्या रखना है कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा था, क्या हो रहा था, स्पेशलाइज्ड रोल्स किस किस को क्या दिए गए थे, जैसे डिपार्टमेंट्स कौन कौन से थे, जैसे आपको पता है दीवाने आरिज था, दीवाने कोही था, कुछ जो है स्पेशलाइज्ड रोल्स थे, बरीद थे, सुमंत थे, ये सब कौन लोग थे, इसके बारे में जो है वो आपसे पूछा जाएगा, इनका क्या काम था। चाहे वो मैच द फॉलोइंग के एस्पेक्ट्स में पूछ दिया जाए, चाहे वो आपको वन लाइनर के एस्पेक्ट में पूछ दिया जाए, किसी भी प्रकार से आपको एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। सिमिलरली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपको अच्छे से देख लेना है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी, और कैसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उनका चल रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मनसबदारी सिस्टम था, तो उसमें जाट क्या थे, सवार क्या थे, लैंड ग्रांट्स जो है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा दिए गए थे, जैसे मदद ए मास, मदद ए इंसा, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो इसको भी आपको जो है वो अच्छे से देख लेना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट को हम लोग कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल बीपीएससी की तैयारी के लिए। नेक्स्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर के ऊपर जो है वो हमें थोड़ा सा फोकस करना है। तो हम मिडिएवल हिस्ट्री में, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा फ्लरिशमेंट हुआ, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में हो, चाहे वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के पीरियड में हो। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर साइट्स के बारे में जो है वो हमें जानकारी होना चाहिए कि कौन से आर्किटेक्चर साइट्स उस कौन से लोकेशन पर जो है वो पाए जाते हैं, और उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेसिफिक स्टाइल्स जो है वो हमें ध्यान होना चाहिए। उसी प्रकार यदि हम लोग कल्चर की बात करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ट्रांसलेशंस किए गए, जैसे महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया है ना, जैसे रामायण का ट्रांसलेशन किया गया दारा सिकोह के द्वारा। तो ट्रांसलेशंस जो है वो आपको ध्यान रखना है। पर्शियन ट्रांसलेशंस हुए, उर्दू में ट्रांसलेशंस हुए, संस्कृत का ट्रांसलेशन किया गया है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट कल्चर से रिलेटेड और आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आपको बिल्डिंग स्टाइल्स और वो कहाँ पे लोकेटेड है वो बिल्डिंग्स, वो आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, तो मेडिएवल एडमिनिस्ट्रेशन में मराठा एडमिनिस्ट्रेशन और अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अष्टप्रधान और उस अष्टप्रधान में कौन से ऑफिसर का क्या ड्यूटी था, ये आपको जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूं, तो इट मींस कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए, चाहे वो एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो मेडिएवल पार्ट में मुगल्स का, सल्तनत का, मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को वी कैन नॉट निग्लेक्ट, और इसके ऊपर आपको फिर से घटना चक्र से क्या कर लेना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो एक बार कर लेना है। एंग्लो मराठा वॉर जो है वो पूछा गया है, तो इसके ऊपर भी जो है वो आप एक बार इसको देख सकते हैं। उसके अलावा सूफी और भक्ति मूवमेंट से सिर्फ 2 तरह के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, तो यही 2 तरह के प्रश्न जो है वो आपको तैयार करना है। क्या पूछा गया है कि कौन से सेंट थे भक्ति मूवमेंट में, और उनका स्थान जो था वो कौन सा था। जैसे महाराष्ट्र में कौन से सेंट थे, नॉर्थ इंडिया में कौन से सेंट थे, साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है भक्ति मूवमेंट या सूफी आंदोलन में कौन से सेंट्स थे। तो नेम ऑफ द सेंट एंड द प्लेस वेयर दे आर एसोसिएटेड विथ, ये जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। मूविंग ऑन नाउ टू द मॉडर्न हिस्ट्री।
मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमें प्रिपेयर करना है वो आप लोग मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, और उसमें है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 के गुड गवर्नेंस एक्ट तक जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको आप लोगों को एक्ट को और उनके प्रोविजंस को जो है वो देख लेना है अच्छे से। उसके अलावा ट्राइबल और पीजेंट अपराइजिंग्स पूछे गए हैं, क्योंकि बिहार की पृष्ठभूमि है और यहाँ पर हमें कई सारे ट्राइबल और पीजेंट अपराइजिंग्स जो है वो देखने को मिला है। जैसे संथाल मूवमेंट हमें देखने को मिला, मुंडा आंदोलन हमें देखने को मिला। तो इन सबको आपको अच्छे से देख लेना है, कौन इसमें नायक थे, कौन कौन जो है वो ब्रिटिश फोर्सेस के ऑफिसर्स थे जो इसमें शहीद हो गए, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कौन से एरिया में ये हुआ था, पोटेंशियल कॉज क्या थे इनके, एवरीथिंग जो आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर करते हैं उसी हिसाब से इसको देख लेना है। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन, है ना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है। इन पॉलिसीज को जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आप एआई टूल्स का यूज करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज लिखेंगे, है ना, इन डेप्थ आगे लिख दीजिएगा फॉर यूपीएससी। और उसके अलावा आप जो है वो, है ना, उसमें और भी कई सारे जो है वो प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, जैसे डेट या उसमें उस समय कौन जो है वो वाइसराय थे या गवर्नर जनरल थे, ये सब भी प्रॉम्प्ट आप दे दीजिए। आपको एक हॉलिस्टिक जो है वो नोट बनाकर एआई जो है वो एक तरह से प्रोवाइड कर देगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट्स में। 3 नेशनल मूवमेंट तो आपको अच्छे से करना ही करना है। एक है सीडीएम, दूसरा एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और लास्टली क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके अलावा बिहार के पर्सपेक्टिव से जैसे सॉल्ट सत्याग्रह इंपॉर्टेंट था, तो दांडी मार्च हमारे लिए जो है वो नेशनली इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के पर्सपेक्टिव से चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट था, तो वो भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि बिहार की हिस्ट्री के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करें तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कुछ जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड कई सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, तो उनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके अलावा और भी कुछ पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, वो भी आपको जो है वो क्या कर लेना है, तो प्रिपेयर कर लेना है। जैसे मजरू लॉक हो गए, है ना, उसके अलावा श्रीकृष्ण सिंह, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह हो गए, ये सब से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप जो है वो 10 या 7 से 10 जो है पर्सनैलिटी चूज कीजिए और उनके कुछ स्पेसिफिक वर्क जो है वो आप बस देख लीजिए। उसके अलावा बिहार में किसान सभा जो है वो एक इंपॉर्टेंट जो है वो बेस था किसान सभा का, और किसान आंदोलन बिहार में डॉक्टर स्वामी सहजानंद सरस्वती के कंसिडरेशन में जो है वो बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। तो आप किसान सभा जो है वो आपको देखना है। 1 या 2 प्रश्न जो है वो उससे पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का मीटिंग कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, ऑल इंडिया किसान सभा का मीटिंग जो है कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन प्रोपाउंडर थे इसके, बिहार में जो है वो अनबारी सत्याग्रह के कौन थे, है ना, दरभंगा में जो है वो कौन थे, अलग अलग जगह पे आपको पूछा जा सकता है। और बिहार के डायनेमिक्स के बारे में जो है वो आपको देखना है कि बिहार का कंट्रीब्यूशन बेसिकली कैसे था, विमेन का कुछ इंपॉर्टेंट रोल सब। तो इतना सारा आप एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न में यदि आप कर लेते हैं लूसेंट से प्लस एनसीईआरटी से, और प्लस बिहार के लिए कोई एक स्पेसिफिक किताब नो योर स्टेट बिहार अरिहंत पब्लिकेशन के लिए इंग्लिश वालों के लिए आता है, और बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद सर की बुक आती है हिंदी वालों के लिए। तो इन दोनों में से जो भी आपका मीडियम है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से किताब और पुस्तक चुनकर जो है वो तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव को देखते हुए। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बताया आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। मतलब कम टॉपिक्स पढ़ के हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो इससे लाया जा सकता है। तो इसमें बस इतना ही टॉपिक जो है वो आपको कंप्लीट करना है। आपको सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आपको कंप्लीट करना है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपको पढ़ना है, वर्ल्ड वार 1 जो है वो आपको अच्छे से देख लेना है, वर्ल्ड वार 2 आपको देखना है, कोल्ड वॉर देख लेना है, ग्रेट डिप्रेशन देखना है, और नेपोलियनिक एरा देखना है। ये जिस क्रम में मैंने आपको ये टॉपिक्स दिए हैं उसी क्रम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बीपीएससी में पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न रशियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूछे गए हैं। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद जो है वो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन, नेपोलियनिक कोड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे कम क्वेश्चन चाइनीज रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन पिछले बार 70th बीपीएससी मेंस में जो है वो क्रमवार तरीके से उसको लगाने वाला क्वेश्चन जो था, और वो एक तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन कम था और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो ज्यादा था। तो इसीलिए इन सारे टॉपिक्स को यदि आप कर जाएंगे मेजर रेवोल्यूशंस को, तो आसानी से आपका जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी, जब आप ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को जो है वो आपको केटर करना है। जैसे खूनी रविवार, ब्लडी संडे, ये क्या था, कब हुआ, बोस्टन टी पार्टी, ये क्या था, कब हुआ,
बेस्तील एक फोर्ट था फ्रांस में, उसको जो है स्टॉर्म कर दिया गया, गिरा दिया गया, कब हुआ, स्टेटस जनरल क्या था, इसकी मीटिंग जो है वो कब हुई। तो ये सब टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट इवेंट को सिग्निफाई करती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बीपीएससी पूछ रही है, तो ये सब आपको जो है वो कर लेना है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद स्टूडेंट्स को इसी में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी में क्या होता है कि आप अलग अलग हिस्टोरियंस के मत को जो है वो पढ़ते हैं, उनका एक तरह से क्या पर्सपेक्टिव था हिस्ट्री के किसी जो है वो इवेंट को लेकर, उसके बारे में जो है वो चर्चा किया जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको 3 से 4 प्रश्न हर एक बार देखने को मिलता है, जिसमें कोई एक फेमस स्टेटमेंट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये किन की स्टेटमेंट है या किन की फिलॉसफी है। इसको हम लोग हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। तो इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्टोरियोग्राफी हिस्टोरियंस के बारे में पूछा गया है ऑलरेडी, जिसका नाम मैंने जो है वो मेंशन कर दिया है यहाँ पर, एरिक स्टोक्स के बारे में, पीजे मार्शल के बारे में और रामचंद्र गुहा के बारे में। उसी प्रकार कुछ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जो है वो हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली चर्चा में रहते हैं, इंपीरियलिस्ट स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल, नेशनलिस्ट स्कूल और एंग्लिसिस्ट स्कूल। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो आप जानकारी ले लीजिए। एआई को आप दीजिएगा ये सारे टर्म, तो वो आपको सारा कुछ जो है इसके बारे में डेप्थ में बता देगा। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो एक तरह से स्ट्रेटजी है, एनालिसिस है, जिसके माध्यम से आप अपने हिस्ट्री ऑप्शनल के प्रिपरेशन को जो है वो काफी अच्छे से कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि कौन से किताब आपको फॉलो करने हैं, कौन से टॉपिक्स आपको उन किताब से पढ़ने हैं। अब कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोला कि रशियन रेवोल्यूशन जो है वो आपको पढ़ना है, तो आप यहां देख रहे होंगे कि मैंने गूगल पर सर्च किया रशियन रेवोल्यूशन यूपीएससी, और यहां पर पहला ही जो है वो आपका जो सर्च में आया है दैट इज बाजीराम सन रवि का रशियन रेवोल्यूशन कॉजेस इंपैक्ट सिग्निफिकेंस। इस पे यदि हम क्लिक करते हैं तो बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रशियन रेवोल्यूशन क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो इसका दिया हुआ है, एक ओवरव्यू है यहाँ पर, है ना, इसमें सारा कुछ जो है वो आपको दे दिया गया। यदि आप इसी को 2 से 3 बार पढ़ लें, बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या था, रशियन सिविलियन वॉर जो है वो क्या था, तो यदि आप इसी को 1 से 2 बार जो है यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका रशियन रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। अब यहीं पर आप देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन के अलावा भी आप इसी प्रकार से और भी टॉपिक्स को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यदि मैं रशियन रेवोल्यूशन नहीं लिखकर यदि मैं सर्च करूं, सपोज कीजिए यहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन, यदि मैं यहां पर सर्च करता हूं फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप देखेंगे कि यहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो भी मुझे यूपीएससी स्टाइल में आ जाएगा। और फ्रेंच रेवोल्यूशन यदि मैं यहाँ पर यूपीएससी लिख देता हूँ, यूपीएससी यदि मैं लिख देता हूँ और इसको मैं सर्च कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से बाजीराम सन रवि का जो है ये पहला ही आपका जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सिमिलरली जैसे आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था वैसे ही आप यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन, टेनिस कोर्ट ओथ क्या था जो मैंने आपको बताया, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्तील, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बेस्तील को 14 जुलाई 1789 को जो है वो एक तरह से, है ना, स्टॉर्म कर दिया गया था। नेशनल असेंबली क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेकिंग कैसे कैसे होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे रशियन रेवोल्यूशन में जो है वो आप देख सकते हैं। तो जितना भी मैंने आपको टॉपिक्स बताया वो आप यहाँ से एक तरह से जो है वो कवर कर सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। आप सर्च करेंगे, पहला ही ऑप्शन जो आपको दिखेगा बाजीराम सन रवि का, उसके नोट्स जो है वो आप एक बार पढ़ लेंगे या लिख लेंगे तो आपका जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जितना टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हिस्टोरियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है, तो आपको यूट्यूब खोलना है बेसिकली, और यूट्यूब में आपको जो है वो सर्च करना है। यहाँ पर आपका जो सर्च बटन आपको दिख रहा है एक तरह से, इस सर्च बटन पे आपको सर्च करना है हिस्टोरियोग्राफी। यहाँ पे आप देखिए हिस्टोरियोग्राफी, जैसे मैंने देखिए मैंने पूरा नहीं भी लिखा है फिर भी यहाँ पर आ गया हिस्टोरियोग्राफी फॉर यूजीसी नेट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि एक ही क्लास में हिस्टोरियोग्राफी खत्म। यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक का एक वीडियो है 50 मिनट के आसपास का है। सिमिलरली एक और वीडियो है ना, यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी अश्विनी सर के द्वारा यहाँ पर 55 मिनट का एक वीडियो है। तो आप इन सब में से कोई भी एक वीडियो देख जाइए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए 1 घंटा 3 मिनट का, तो आप इन सब में से कोई 1 या 2 वीडियो देख जाइएगा तो आपका जो है वो एक तरह से काम हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए अच्छा रहा होगा, जिसमें आप ऑप्शनल हिस्ट्री को जो है वो कैसे हमें कंप्लीट करना है वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार के और भी जो है वो मेंस रिलेटेड वीडियोस अभी हम लोग लाते रहेंगे आपके साथ। और यदि आप एजुकेट भारत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं अपने तैयारी को और अच्छा करने के लिए, तो अभी हम लोग मेंस 365 सीरीज जो है चला रहे हैं। अभी 10 से 15 दिन में हमारा मेंस का जो 70 to 75 टॉपिक्स वाला सीरीज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप अपने तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आपको हम लोग जो है वो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी और प्लस डिटेल्ड जो है वो क्लासेस के साथ और टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो हम आपके सामने में आएंगे। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। जुड़ते हैं हम आपसे एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच।